अपने वी बैंकर की इलाहाबाद वाली याचिका को लेकर कि इस याचिका के जरिए केवल दो बातों का फैसला होना है। पहली बार यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय जज महोदय ने खुद उस चीज़ को पकड़ा हुआ है, उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बुलाया है और कहा है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12(5) के अंतर्गत आपने क्या फैसला लिया है ये बताइए। अगर भारत सरकार का यह फैसला आता है कि हम वी बैंकर के औद्योगिक विवाद को केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय निर्णय के लिए सौंप रहे हैं, तो भी बैंकर वो एक ऐतिहासिक सफलता पाएगा जिस सफलता के जरिए 54 साल की व्यवस्था का अंत होगा और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के सामने ये जो हमारे अभी मौजूदा यूनियन है वी बैंकर्स, हमारे सेवानिवृत्त साथी, इन सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। ये जो मांगे रखेंगे वो रिकॉर्ड होंगी, ये जो तर्क रखेंगे वो रिकॉर्ड होंगे, जो अवार्ड आएगा तर्कपूर्ण होगा। हमारी जो मांग नहीं मानी जाएगी उसके बारे में सब लोग पढ़ पाएंगे कि हमारी मांग क्यों नहीं मानी गई। तो ये अगर ऐसा होता है तब तो कोई बात नहीं है। दूसरी एक अव्यवस्था आ सकती है कि सरकार कहे कि हम इनके डिस्प्यूट को हम केंद्रीय न्यायाधिकरण को नहीं सौंपते, कारण बताए, तो उस कारण पर हम आपको बताना चाहते हैं, गूगल पर जाकर आप देख लो, भारत सरकार के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है। केवल दो चीजें देखी जाती हैं, whether the dispute is industrial dispute or not, whether the cancellation proceedings were conducted or not. If these two conditions are fulfilled, then government has no other discretion but to refer the dispute. तो चेन्नई की रिट में और भी बैंकर की रिट में उद्देश्यों को लेकर समानता है। उद्देश्यों को लेकर समानता इसलिए है कि वो भी समानता और बराबरी की बात कर रहे हैं, हम भी समानता और बराबरी की बात कर रहे हैं। दोनों का रास्ता अलग अलग है। उनकी रिट वर्तमान व्यवस्था में केवल आईबीए को चुनौती दे रही है, वो यूएबयू के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे रही, वो अधिकारी संगठनों के अस्तित्व को चुनौती नहीं दे रही। हमारी जो लड़ाई है, हम इस 54 साल की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं। हम ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जो कलेक्टिव बैगिंग के रूप में बन गई है, सामूहिक सौदागरी जो सामूहिक भीख में बदल गई है, हम तो इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे हैं और इसीलिए वी बैंकर के आंदोलन को व्यवस्था परिवर्तन के आंदोलन के नाम पर जाना जाता है। तो ये हमारा जो संघर्ष है एक निर्णायक मुकाम पर है। एक बात आपको खास तौर पर अपने अधिकारी संगठनों के मित्रों को बताना चाहते हैं, पूरे सम्मान के साथ बताना चाहते हैं। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि 29 जनवरी 2019 को मदुरई हाई कोर्ट के सामने हमारे आईबोक के महामंत्री श्रद्धेय सौम्य दत्ता जी ने शपथ पूर्वक हलफनामा दिया था, जिसमें उन्होंने धनशेखरा जी की रिट पे सहमत जताई थी। उन्होंने कहा था कि जो चार्टर ऑफ डिमांड चारों अधिकारी संगठनों ने बनाया है
यह मिनिमम वेज सीपीसी के फार्मूले के ऊपर आधारित है। उन्होंने इस बात को तस्दीक किया था कि भारत सरकार ने इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट में जेएमजीएस 1 ऑफिसर को केंद्रीय सरकार के क्लास 1 अफसर के बराबर बताया है। तो 29 जनवरी 2019, अभी कुल 1 साल 6-7 महीने बीते, कोई बहुत बड़ा समय नहीं बीता है। अभी 21 अक्टूबर जो अभी 21 अक्टूबर निकला है, इस 21 अक्टूबर को आईबोक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री टी मुरली सौंदरराजन जी ने एक शपथ पत्र चेन्नई उच्च न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया। इस शपथ पत्र को हर अधिकारी को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसकी जानकारी होना इसलिए जरूरी है कि जो 29 जनवरी 2019 को आईबोक के महामंत्री जी कह गए, शपथ पूर्वक कह गए, मुरली सौंदरराजन उसके विपरीत बात कर रहे हैं। अपने क्या क्या कह रहे हैं सौंदरराजन जी, ये जान लीजिए। सौंदरराजन जी कह रहे हैं कि जो एलेक्स हैं ये तो सेक्शन 2K के अंतर्गत एम्प्लॉय की श्रेणी में नहीं आते। ये इनकी रेट तो मेंटेनेबल नहीं है, ये आईबोक कह रही है। आईबोक कह रही है कि वो जो भारत सरकार ने इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट कही थी, वो जो इक्विवेलेंस ऑफ पोस्ट है वो क्रीमी लेयर के लिए, उसका मतलब सैलरी से की इक्वलिटी से नहीं है। आईबोक कह रही है अपने शपथ पत्र में कि जो कोड ऑफ वेज एक्ट भारत की संसद ने अभी 2019 में पारित किया है, यह पहली बात तो अभी लागू नहीं हुआ है, और दूसरी बात उसमें जितनी तनख्वाह दी है उससे ज्यादा तनख्वाह मिल रही है, मिनिमम वेज से ज्यादा तनख्वाह मिल रही है। कैसी बातें कर रहे हैं। अब ये विद्वान नेता है, अफसरों की सबसे बड़ी यूनियन है। संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो वर्कमैन की जो 2 बड़ी यूनियन है, एआईबी और एनसीबी, उनसे भी बड़ी यूनियन है। इसके अकेले के अंदर इतिहास सृजन कर देने की क्षमता है, बड़ी मजबूत यूनियन है। इस यूनियन को अपना चार्टर ऑफ डिमांड नहीं दिखाई दे रहा। जिस चार्टर ऑफ डिमांड में मिनिमम वेज कंसेप्ट की बात करके आए, सीपीसी फार्मूले की बात करके आए, बैंक कर्मचारियों से चारों अधिकारी संगठनों ने जो वायदा किया वो वायदा नहीं दिख रहा। 29 जनवरी 2019 को उनके राष्ट्रीय महामंत्री श्रद्धेय सौम्य दत्ता जी ने जो शपथ पूर्वक बयान दिया वो भी नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है कि सौंदरराजन जी का जो एफिडेविट है आईबीए ने बनाया है और सौंदरराजन जी ने उस पर दस्तखत कर दिए। ये कैसी ट्रेड यूनियन चल रही। बार बार उसमें लिखा है कि 10 समझौते हुए, अब तक 10 सेटलमेंट साइन हुए। अरे सब लोग जान गए हैं आज की डेट में, आप भी जानते हो कि अफसरों के मामले में ज्वाइंट नोट साइन होता है। यह ज्वाइंट भारत सरकार के पास जाता है तो ऑफिसर सर्विस रेगुलेशन में इस ज्वाइंट नोट के आधार पर परिवर्तन होता है, तब इसकी लीगल वैल्यू बनती है। अभी 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द ज्वाइंट नोट साइन बाय द ऑफिसर्स एसोसिएशंस हैज नो स्टैट्यूटरी वैल्यू। हमने नहीं कहा, देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है।
कि आपके ज्वाइंट नोट की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तो जब आपके ज्वाइंट नोट की कोई लीगल वैल्यू नहीं तो आप इसमें तो सेटलमेंट लिख रहे हो। सेटलमेंट क्या होता है? क्या है सेटलमेंट? सेटलमेंट की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की सेक्शन 2B में दी गई है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट सेंटर रूल्स में रूल 58 है, जो अभी हमारे ज्ञानवान साथी लोग ने एक ने जो कहा था, उसका उत्तर भी यही है कि पहले जो मिल रहा था वो ले लेते, जो 15% की वृद्धि हो रही थी वो ले लेते, इसके बाद लड़ते। इस विद्वान मित्र से और उनके जैसे अनेक विद्वान मित्रों से, साथियों से हम यह अनुरोध करते हैं कि सेक्शन 2P को पढ़िए, रूल 58 को पढ़िए, सेक्शन 18 को पढ़िए। जैसे ही यह 9 यूनियन के द्वारा किया गया समझौता रीजनल लेबर कमिश्नर के सामने जाता है और सेक्शन 2P के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो जाता है, तो यह केवल उन लोगों के ऊपर बाइंडिंग नहीं रहता जिन्होंने समझौता किया है, बल्कि सभी लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है। इट डज नॉट बाइंड ओनली द पार्टीज टू द सेटलमेंट बट ऑल द एम्प्लॉइज। ये बात समझे जाने की जरूरत है। तो अगर हम समझौता हो जाने देंगे तो फिर यही व्यवस्था लागू रहेगी। आप अगले बार भी यही वाला तर्क दोगे कि जो मिल रहा है पहले ले लो। मैं एक बार पहले भी बता चुका कि इतिहास में पहली बार भारत सरकार ने 4 स्मारक निकाले थे, याद कर लीजिए। बाइपार्टाइट सेटलमेंट खत्म होने से पहले निकाले थे। आईबीए को, नियोक्ता बैंकों को निर्देश दिए थे कि आप समय से बाइपार्टाइट सेटलमेंट करिए। और इसके बाद एक दौर हमने देखा, क्रांतिकारी सौम्या दत्ता जी का दौर, जिसमें वो स्केल 7 तक मैंडेट की बात कर रहे थे, देश में घूम घूम के सीपीसी और मिनिमम वेज फार्मूले की बात कर रहे थे, हमारे रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिला रहे थे कि इस बार पेंशन का पुनर्निर्धारण होगा। हम सभी लोगों को यह लग रहा था कि बहुत लंबे समय बाद एक कोई क्रांतिकारी नेता उभर कर आया है जिसने एआईबीए के नेतृत्व को चुनौती दी है, जो तमाम बैंक कर्मचारियों की आवाज बन के उभरा है। इधर मैंडेट मिला नहीं, उधर स्वर बदल गए, और आज मैंडेट का क्या असर है जरा आप देखिए। आज जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जब हम लोग अपने इस अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, तो देश में कई जगहों पर, उत्तर प्रदेश में कई शहरों में आपके एक अधिकार को छीन लिया गया है। स्थानीय स्तर पर जिला अधिकारियों ने दशहरे की छुट्टी को निरस्त कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। अधिकारी संगठन शांत हैं। अभी 17 अक्टूबर को वर्ल्ड टू रूल का आदेश निकाला था। अभी ये कह रहे थे कि 6 बजे के बाद कोई अधिकारी नहीं रुकेगा, व्हाट्सएप के संदेशों का उत्तर नहीं देगा, कोई इतवार हॉलीडे के दिन बैंक नहीं आएगा। और जिलाधिकारी के ऐसे आदेशों को उन्हीं अधिकारियों ने, मैंने डाला है इनके सबके संदेशों को, ये वही अधिकारी हैं जो आपका शोषण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर नहीं आए तो ये कर देंगे। एक घटना घटित हुई है, एक बैंक कर्मचारी नहीं आया, उसके घर पर भेज कर लोगों को जबरन बुलाया गया है। ये ट्रेड यूनियन है, ये स्तर आया है आज ट्रेड यूनियन का कि खुलेआम आपके 2 अवकाश निरस्त कर दिए गए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 25 को प्रदेश की सरकारों ने घमंड के साथ दमपूर्ण तरीके से कुचल डाला है। वो अपने कर्तव्य का पालन करें या न करें,
वी बैंकर अपने कर्तव्य का पालन करेगा। ये जो अधिकार छीना गया है इसके ऊपर हम लोग न केवल लड़ेंगे, पूरी जोरदारी से लड़ेंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और दिखाएंगे कि अगर वी बैंकर ये कहता है, पुराने नेताओं को स्मरण करता है और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चल रहा है, तो वो मंत्र यही है कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। जब जब अन्याय होगा, जब जब कोई गलत फैसला होगा, जब जब किसी बैंक कर्मचारी को उत्पीड़ित किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, तो चाहे सारे लोग शांत हों, लेकिन वी बैंकर की आवाज मुखरित होगी, जोरदारी के साथ मुखरित होगी। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे और इन नेताओं को दिखाएंगे जिनके पास आज अथाह ताकत है। और सुंदर राजन जी का जो दस्तावेज है, ऐतिहासिक दस्तावेज जो शपथ पूर्वक चेन्नई में दर्ज हुआ है, जो चाटुकारिता का एक इतिहास लिख गया है, जो आईबोक के पुराने क्रांतिकारी इतिहास पर एक कलंक का धब्बा लगा गया है, उसकी भी चर्चा होगी। इसलिए हमने अपने हर एक अधिकारी भाई से, संगठनों के नेताओं से, उनसे ये कहा है कि अपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी का चेन्नई में दिया हुआ शपथ पूर्वक पढ़ लीजिए। शपथ पत्र 21 अक्टूबर को अभी दिया है और इसका मिलान 29 जनवरी को अपने राष्ट्रीय महामंत्री सौम्या दत्ता जी के शपथ पत्र से करिए, अपने चार्टर ऑफ डिमांड से करिए और 22 जुलाई 2020 को जो MOU साइन किया है उससे करिए। और फिर यह निर्णय लीजिए कि आप बैंक कर्मचारियों की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप काम कर रहे हैं। क्या आप अपने वायदे पे खरे उतरे हैं? क्या आपने जो 5 डे बैंकिंग का सपना दिखाया था, जिसकी चर्चा की थी, जिसके पक्ष में तमाम तर्क दिए थे, वो दिला पाए हैं? क्या आप रेगुलेटेड वर्किंग आवर, जिसको हर चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल करते हैं और बैंक अधिकारियों को फिर से बंधुआ मजदूर बना देते हैं, जब आप वर्क टू रूल करते हैं तब 6 बजे के बाद अधिकारी का कार्य दिवस समाप्त हो जाता है। जब मैनेजमेंट आपकी बात मान लेती है वो फिर से बंधुआ मजदूर बन जाता है। आज त्योहार के दिन भी बुला लिया गया, कल भी बैंक जाएगा। वो 17 अक्टूबर को जो आपने आंदोलन का पत्र निकाला था, हमारी तो लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि 1 जनवरी 2020 से हड़ताल करने वाले थे, क्या हुआ? इन लोगों की बात नहीं करेंगे आप। हम तो तर्कपूर्ण तरीके से बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2020 की हड़ताल का क्या हुआ। एक प्रक्रिया है, एक विधान है कि फेल्योर ऑफ रिपोर्ट, फेल्योर ऑफ कांसलेशन भारत सरकार के पास जाएगी। भारत सरकार इसको, भारत सरकार ट्रिब्यूनल को नहीं सौंपती है। अगर भारत सरकार सौंप देती है तो एक तीसरा पक्ष, जिसकी क्वालिफिकेशन यह है कि वो रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, जिसके पास ये पावर है कि वो चाहे तो स्पेशल कमेटी गठित करे, चाहे तो विशेषज्ञों से सलाह ले ले, जिसके पास इतनी पावर है उसके पास गए। हम एक वैधानिक तरीका आजमा रहे हैं, हम जो एक कानून का तरीका है वो आजमा रहे हैं। हम बैंक कर्मचारियों को ये दिखाना चाहते हैं कि जब आप एक सवाल करते हैं कि दुनिया में और लोग कर्मचारी हड़ताल करते हैं उनका वेतन नहीं कटता, बैंक कर्मचारी जब हड़ताल करता है उसका वेतन कट जाता है। क्या कारण है? कारण यह है कि आज कांसलेशन प्रोसीडिंग होती है, आज फेल होती है, आपके नेता हड़ताल पर चले जाते हैं, हड़ताल इलीगल हो जाती है, आपका वेतन कट जाता है। हम लीगल हड़ताल करना चाहते हैं क्योंकि हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल कही है। हमने हड़ताल के लिए वो सिद्धांत आजमाया है जो हड़ताल के लिए कहा जाता है। हड़ताल के बारे में कहा जाता है कि रोजमर्रे की घटना नहीं है कि जैसे अभी 26 नवंबर को हड़ताल कर लो, एक दिन की हड़ताल कर लो। हड़ताल का मतलब ये नहीं है कोई गुड़िया गुड्डे का खेल नहीं है। हड़ताल का मतलब है कि जब सारे प्रयास, जो प्रयास किए जाने थे, वे सारे प्रयास विफल हो जाएं और अब करने के लिए कुछ न बचे,
तो गांधी जी की तरीके से करो या मरो की भावना से, या तो लड़ेंगे या मरेंगे, इस वाली भावना के साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाती है कि या तो जीत के आएंगे और या तो फिर हार कर आएंगे, इसके बीच का कोई रास्ता नहीं होगा। ये बात है, और इसलिए ये बात अच्छे तरीके से समझ लेने की बात है कि बी बैंकर वैधानिक तरीका आजमा रहा है। जो देश की संसद ने मजदूरों को अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों के आधार पर लड़ाई लड़ रहा है। हम ट्रेड यूनियन को पेशा नहीं बना रहे हैं। बी बैंकर में जो युवा आए हैं, जो युवा नेतृत्व कर रहे हैं, उनका ये पैशन है। आज वो लोग बी बैंकर के ऊपर आवाज उठा रहे हैं जिन्हें या तो अपनी अपनी यूनियन में कोई छोटे मोटे पद मिल गए हैं, कोई असिस्टेंट सेक्रेटरी बन गया है, कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी बन गया है, कोई उपाध्यक्ष बन गया है, या फिर वो लोग जिनका कोई मामला किसी नेता से फंसा पड़ा है, या वो लोग जिन्हें कोई सुविधा मिली हुई है, देर से आते हैं, जल्दी चले जाते हैं। जो ईमानदार लोग हैं, जो भोले हैं, जिन्हें समझ है, वो ये बात जानते हैं, और मैंने उनकी कमेंट्स को पढ़ा है और मैं उनको सलाम करता हूँ। उन्होंने कहा है कि ठीक है भाई, अगर तुमको लगता है कि बी बैंकर गलत कर रहा है तो तुमसे कुछ मांग तो नहीं रहा है, अरे कम से कम अपनी आवाज़ तो उठा रहा है, कम से कम लड़ तो रहा है। अरे वो लड़ रहे हैं, उनकी टांग के घसीट रहे हो। एक सोच ये भी होती है, ये एक अच्छी सोच है। या तो आप बदलाव के वाहक बनिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आप बी बैंकर के साथ जुड़िए। अगर आपको मौजूदा व्यवस्था लगती है कि बैंक कर्मचारियों के मान और सम्मान को बढ़ाने वाली है, आप खूब उस व्यवस्था के अंग रहिए। और एक जिस साथी ने अभी कहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर, कि बी बैंकर यूनियनों का विरोधी है, हम नेताओं के विरोधी हैं, हम कोई एक नई चीज चलाना चाहते हैं। हम ऐसे साथियों से ये कहना चाहते हैं कि जितने आप अपने नेताओं के समर्थक नहीं है, उससे ज़्यादा हम आपके नेताओं के समर्थक हैं। कैसे? आपके नेताओं ने पहले द्विपक्षीय समझौते से लेके 10वें द्विपक्षीय समझौते के तक इतनी चूकें की हैं, इतने पाप किए हैं, इतना अत्याचार किया है कि हम उनके अपने होने के नाते 11वें द्विपक्षीय समझौते में उन्हें और अधिक पाप करने से रोकना चाहते हैं। सही शुभचिंतक वही होता है, सही दोस्त भी वही होता है जो गलत काम करने से रोके। हम सही शुभचिंतक हैं क्योंकि हम आंखों में आंख डालकर उनको उनकी गलती बता रहे हैं। कल आपके बीच में जो पहले द्विपक्षीय समझौते से जो 10वां द्विपक्षीय समझौता है, जिसकी की काफी हमारे बड़े नेताजी बड़ाई करते हैं, जिस चीज के बारे में तमाम नेता कहते हैं कि आज जो बैंक कर्मचारियों को मान और सम्मान मिल रहा है, यह द्विपक्षीय समझौते के जरिए है। कल हम आपसे उन नेताओं की भी चर्चा करेंगे जिन नेताओं ने बैंक कर्मचारियों को मान और सम्मान दिलाया, और उन नेताओं की भी चर्चा करेंगे जिन्होंने बैंक कर्मचारियों को आज इस स्थिति में पहुंचा दिया है। अगर आप इतिहास में झांकेंगे, इतिहास में झांकना इसलिए जरूरी होता है कि आप ये देखें कि पूर्ववर्ती नेताओं ने कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन सी चूक की हैं, तो आप उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारे नेता 3 कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी का नेता वो नेता है जब आईडी एक्ट नहीं बना था 1947 में, जब आज की तरह फेसबुक, ट्विटर ये सब नहीं थे, जब कोई मशीन नहीं थी, केवल एक टाइपराइटर था पुराने जमाने का, और जिसने भगत सिंह जैसा काम किया था, ट्रेड यूनियन बनाने का काम किया था।
हायर एंड फायर वाले ज़माने में, जब बैंक कर्मचारी तब बैंक से जाता था जब लोग घरों में सो चुके होते थे। आज उन नेताओं को याद किए जाने का दिन है। एक वो नेता था, इस नेता की पौध 1960 आते आते खत्म हो गई, क्योंकि एक नेता बनने में, एक ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता को नेता बनने में 20 और 25 साल लगते हैं। 45 साल की उम्र में कहीं जाकर वो यह समझ पाता है कि कैसे लड़ाई लड़नी है, रास्ता खोज पाता है। आज उन नेताओं को हम सम्मान के साथ याद करते हैं जिन्होंने हमको शास्त्री अवार्ड और देसाई अवार्ड दिया। इसके बाद एक दूसरी पीढ़ी का नेता आते हैं हमारे बीच में। ये समझौतावादी नेता हैं, ये पहले वाले नेता के क्लोज हैं। ये उस समय नेता बने हैं जब यूनियन बहुत बड़ी यूनियन बन गई है, यूनियन को ताकत मिल गई है। ये लड़ाई का रास्ता छोड़ देते हैं, ये बीच का रास्ता निकालना शुरू करते हैं। लेकिन इन नेताओं की भी एक खूबी थी कि एक बीच का रास्ता निकालते वक्त ये समर्पण नहीं करते थे। इन्हें अगर लगता था कि यह हमें जबरन दबाया जा रहा है तो ये टकराते थे, लड़ते थे। ये दूसरी पीढ़ी के हमारे नेता थे जिनका नाम आज लोग लेते हैं। पहली पीढ़ी के नेताओं का नाम नहीं लिया जाता। वो अनसंग हीरो हैं जिन्होंने असली लड़ाई लड़ी, वो लोग का नाम तो आता नहीं। यहाँ समझौतावादी नेताओं का नाम पूरे सम्मान के साथ दिया जाता है और इन समझौतावादी नेताओं को हम भी सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। फिर एक दौर आया, ये जो दूसरे पीढ़ी का नेता था, जो समझौतावादी नेतृत्व था, ये 1986 आते आते खत्म हो गया। इसने 6-7 साल और नेतागिरी की और 93 में पेंशन का समझौता कराने के बाद इसका पट्टा छेप हो गया और उसके बाद आज का नेतृत्व है हमारा। पहले जुझारू नेतृत्व, फिर समझौतावादी नेतृत्व और आज का नेतृत्व समर्पणकारी नेतृत्व। न खाता न बही, जो आईबीए कहे वही सही। पीएलआई भी आएगी, स्पेशल अलाउंस बेसिक का पार्ट नहीं बनेगा, पेंशन का पुनर्निर्धारण नहीं होगा। आपकी सेवाओं का हम मोल लगा लेते हैं, 1 करोड़ इतने करोड़ रुपया बाहर निकाल कर रख देते हैं, कहते हैं इतना बेसिक में ले लो, इसमें ले लो, इसमें ले लो। आपकी आवश्यकताओं की कोई चिंता नहीं करते। तो कल आपके बीच में हम उन कमियों की चर्चा करेंगे और उन कमियों में सुधार के लिए भी बैंकर के क्या प्रयास हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। फिर एक बार आपसे कहना चाहते हैं, वी बैंकर का आंदोलन व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, ये युवाओं का आंदोलन है। मेरे जैसे लोगों की भूमिका इसमें एक विचारक की है, एक सलाह देने वाले की है, एक मार्गदर्शक की है। हम अपने इन युवा नेताओं को सचेत करने का काम करते हैं। जो कुछ हमने 40 साल के संघर्ष से अर्जित किया है वो उन्हें अपने अनुभव का निचोड़ देना चाहते हैं। मेरे जैसे लोग, मेरी पीढ़ी के लोगों से ये कहते हैं कि आज जो बैंक कर्मचारियों की, ये युवा बैंक कर्मचारियों की जो ये दशा है, इस पाप के भागी हम लोग हैं। हम लोगों ने बैंक कर्मचारियों को अर्थ से फर्श पर आते देखा है। ये हमारी कमी है, ये हमारी गलती है, ये हमारी चूक है। इसलिए हमारा एक सपना है और उस सपने को पूरा करने के लिए आज हम अपने जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनसे भी आह्वान करते हैं कि हमने वो गोल्डन पीरियड देखा है। आज चर्चा चल रही थी बोनस की। हम लोग वो बैंक कर्मचारी हैं जिन्होंने बोनस पाया है, हम वो बैंक कर्मचारी हैं जिन्होंने ओवर टाइम पाया है, हम वो बैंक कर्मचारी हैं जिन्होंने वो बोनस के बाद एस ग्रेसिया भी पाया है 8.33 के बाद। 1979 के बाद से बैंक कर्मचारियों के लिए बोनस एक सपना बन गया है, उसकी एक लिमिट फिक्स हुई है, उसके लिए कोई संघर्ष नहीं हुआ है। तो ये जो संघर्ष का मार्ग छोड़ा गया है, हम बैंक कर्मचारियों को धीरे धीरे उसी संघर्ष के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।
वी बैंकर का जो संगठन का स्वरूप है, ये वही स्वरूप है जो 1946 में और उससे पहले जो यूनियन बनी थी इंपीरियल बैंक में, AIBA के संगठन का स्वरूप, यूनिटरी ऑर्गेनाइजेशन। 1979 तक अधिकारियों का कोई संगठन नहीं होता था। मुझे याद है अच्छी तरह, मेरा मैनेजर, मेरे अधिकारी कहते थे कमलेश जाओ डिमॉन्स्ट्रेशन में। क्यों? क्योंकि अधिकारियों का कोई संगठन नहीं था। रिलेटिविटी टेस्ट के साथ अधिकारियों की सैलरी डिसाइड होती थी। और ये किसको नहीं मालूम है कि 1979 तक जब PCR आई थी तो GMGS1 को 720 रुपये तनख्वाह मिल रही थी, जिसको PCR में केंद्रीय सरकार के ग्रेड स्केल अफसर के बराबर घटाकर 700 रुपया किया गया था। इस 700 रुपया के बाद अधिकारी संगठन अस्तित्व में आए थे। तो अधिकारी संगठनों के आने के बाद स्थितियां और अच्छी होनी चाहिए थी। आज 56,100 की मांग है और बहुत कम पर समझौता होने जा रहा है। और यह तो बहुत, एक ट्रेड यूनियन वर्कर होने के नाते मेरा आलोचना करने का मंतव्य नहीं है, क्योंकि एक ट्रेड यूनियन वर्कर है, झंडे की डंडे की मानसिकता से ऊपर उठकर काम करते हैं। इसलिए इस बात को लेकर पीड़ा है कि आईबो के एक उपाध्यक्ष ने आईबो की ओर से चेन्नई हाई कोर्ट में एक ऐसा दस्तावेज दिया है, शपथ पत्र दिया है, जो आईबो की, जो उसका एक गौरवशाली इतिहास है, जो जिस बात पे अधिकारी फक्र करते हैं, आईबो के नेता फक्र करते हैं, उस पर कलंक का धब्बा लगाता है। कल आपके बीच में फिर आऊँगा और आपको जो ऐतिहासिक चूक हुई है, अपने वी बैंकर के आंदोलन के जरिए हम क्या हासिल कर सकते हैं, इस पर आपसे विचार विमर्श करेंगे। हम चाहते हैं वी बैंकर का आंदोलन एक जन आंदोलन बने। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।